वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। अदालत में जो भी चीज़ आती है, अदालत में कोई दावा आता है, कोई दरख्वास्त आती है, अपील, रिव्यू, रिवीजन जो भी आती है वो आती है रिटन फॉर्म में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दावे के हवाले से। दावा क्या होता है, दावा कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है दावा लिखते हुए, और किन बातों को किस तरतीब से लिखा जाता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जवाब दावा के हवाले से। जवाब दावा क्या है, जवाब दावा कौन देता है, जवाब दावा किस मौके पे दिया जाता है, कौन सा कानून है जो जवाब दावे के साथ डील करता है, और जवाब दावा देते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जवाब दावा तहरीर करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरतीब से बातें लिखनी चाहिए। ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, प्लीडिंग का बड़ा रोल होता है अदालती कार्रवाई में। किसी वकील की कामयाबी नाकामी में भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा किरदार अदा करती है वो होती है उसकी कानून की समझ, और कानून की समझ में फिर उसका दावे का बनाना, जवाब दावे का बनाना, प्लीडिंग का बनाना, प्लीडिंग को समझना, यानी दावा जवाब दावा तैयार करना। अगर उसको इस बात की समझ है, वो कानूनी तकाज़े समझ लेता है, वो कानूनी बातें समझ लेता है, तो फिर उसको केस में कामयाबी लेने के लिए आसानी हो जाती है। केस में वो नाकाम होने की उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जवाब दावा क्या होता है, कौन सा लॉ डील करता है? ऑर्डर 8 सीपीसी का डील करता है, सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 8 डील करता है जवाब दावे के साथ। जवाब दावा है क्या? जब भी मुद्दई मुकदमा जो मौक़िफ़ अपना लेके आता है, जो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुद्दा लेके आता है अदालत में रिटन फॉर्म में, उसको दावा कहा जाता है। अब इस दावे का जवाब मुद्दाले ने देना है। डिफेंडेंट, जिस बंदे के खिलाफ मुद्दई मुकदमा ने केस दायर किया है, जिससे वो अपने किसी हक का हुसूल चाहता है, या जिससे वो अपने किसी हक के खिलाफ जो है उसकी हक तलफी वो डिफेंडेंट कर रहा है, उससे वो हक चाह रहा है या हक का तहफ़्फ़ुज़ मुद्दई मुकदमा चाह रहा है, उस बंदे ने जवाब देना है दावे का। अब ये जवाब कितने टाइम पीरियड में देना चाहिए? ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी के तहत 30 दिन का टाइम दिया गया है कि मुद्दाले जब अदालत में आता है, पेश होता है नोटिस मिलने के बाद, तो वो 30 दिन के अंदर जवाब जमा कराए, या अदालत अगर उसको टाइम देती है मज़ीद तो उतने टाइम पीरियड में वो जवाब जमा कराए। पहले होता ये था कि सालों साल चलते रहते थे जवाब के लिए केसेस, और जवाब नहीं आता था। इस वजह से सिविल दावे बहुत लंबे टाइम पीरियड में जाके डिसाइड होते थे, लोग तंग पड़ जाते थे। अब कानून में बेहतरी आई है, सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो कर रही हैं अदालतें, इसलिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता किसी भी बंदे को जवाब जमा करवाने के लिए। अगर कोई जवाब जमा ना करवाए बर वक्त तो उसका राइट क्लोज कर दिया जाता है, और मुद्दई मुकदमा को फिर मौका दिया जाता है कि वो अपनी शहादत दे और केस को फैसला करवाए। जवाब दावा लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या कौन सी बातें पहली लिखनी चाहिए? जब भी कोई दावा कोई वकील पढ़ता है तो वकील को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इस दावे में कौन सी ऐसी कानूनी बातें हैं जिनकी वजह से ये दावा नहीं चलना चाहिए, कौन सी ऐसी जो है वो ऑब्जेक्शन ये लगा सकता है, ये फ़ाइल कर सकता है, ये लिख सकता है अपने जवाब में, जो इसके ख्याल से कानून के मुताबिक इस दावे को चलने में या इस दावे को ख़ारिज कराने में उसकी मुआवन साबित हो सकें, उसके लिए मददगार साबित हो सकें। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि कोई दावा जो दायर किया गया, उसमें दावा दायर करने वाले शख्स का कोई ताल्लुक़ वास्ता भी बनता है या नहीं मुद्दाले के साथ, डिफेंडेंट के साथ। अगर कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं बनता तो काज़ ऑफ एक्शन उसको नहीं हासिल। ये चीज़ आप लिख सकते हैं अपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में कि इस बंदे को काज़ ऑफ एक्शन ही नहीं हासिल, वजह ही नहीं हासिल दावा दायर करने की, ये गलत दावा दायर हुआ है, लिहाजा इसको खारिज होना चाहिए।
इसके साथ साथ अगर पार्टी प्रॉपर नहीं किया उसने, आपके साथ किसी और बंदे से भी उसका कोई ताल्लुक वास्ता बनता था उसके हक़ के हुसूल के लिए, लेकिन उसने सिर्फ आपको पार्टी रखा है, उस बंदे को पार्टी नहीं बनाया, फरीक मुकदमा नहीं बनाया, ये ग्राउंड भी अपने एतराज़ात में आप ले सकते हैं कि जी इसने प्रॉपर पार्टीज़ नहीं ऐड की। इसके अलावा कोई और लकूना उसके दावे में, उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई इस तरह का आपको नज़र आ रहा है जिसकी वजह से उसके अपने हुकूक नाकिस हो रहे हैं, आप ये एतराज़ भी उठाएं। कोर्ट फ़ीस का मामला है, अगर केस में कोर्ट फ़ीस उसे देनी चाहिए थी, कानूनी तकाजा था, पूरा नहीं किया हुआ उस शख्स ने, आप उसकी बेस पे भी ऑब्जेक्शन अपना जो है वो अपने इब्तदाई उसमें एतराज़ात में या उज़रात में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा कानूनी सुकम जो दावे में हैं, उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं हासिल जिसमें दावा दायर किया गया है। फ़र्ज़ करें सिविल कोर्ट में दावा दायर कर लिया, रेंट से रिलेटेड, रेंट का मामला था, किराएदारी का था, लेकिन उसमें वो सिविल मैटर बनाने के लिए दावा दायर किया गया है, तो आप ये एतराज़ भी लिख सकते हैं। जो कानूनी एतराज़ात हैं वो आपने पहले लिखने हैं, उठाने हैं। उसके बाद फैक्ट्स पे बात आती है कि फैक्ट्स में क्या बयान किया है, यानी पेरा वाइज रिप्लाई आपने देनी है। पेरा वाइज रिप्लाई में आप हर पेरे को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसमें देखेंगे जो फैक्ट्स बयान किए हैं उस बंदे ने हकीकत पर मबनी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप उससे इनकार करेंगे, उसको डिनाई करेंगे और फिर तफसील बताएंगे अपने से, जो असल बात है वो आप लिखने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने दावा दायर किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसने कहा जी डिफेंडेंट के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था इस प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ की बाबत। अगर आप जवाब जब दे रहे हैं आपका उसके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है तो आप उसको मानें, अगर नहीं हुआ तो आप उसकी तफसील लिखें कि नहीं कोई एग्रीमेंट इस तरह का हुआ है या नहीं हुआ, या अगर हुआ भी था तो किसकी गलती की वजह से वो एग्रीमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाया, वो मुकम्मल नहीं हो पाया, ये तफसील आपने लिखनी है। ये पेरा वाइज रिप्लाई में जो चीज़ आया हुआ है पेरा, उसकी जितनी तफसील आपके पास है वो आप लिखेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जवाब देते हुए लोग लिख लेते हैं कि जी इनकरेक्ट हेंस डिनाइड, यानी गलत है लिहाजा इनकारी हूँ। पेरा नंबर 1 गलत है लिहाजा मैं इनकार करता हूँ। अब ये वाली बात जो है फिर कानून के मुताबिक नुकसान दे देती है डिफेंडेंट को, क्योंकि एवेसिव डिनाइल आया उसकी बेस पे या उसकी तरफ से ज़बानी इनकार किया गया, कोई प्रॉपर दलील नहीं दी गई, कोई प्रॉपर उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी गई, तफसील नहीं दी गई कि क्यों ये बात गलत है, किस वजह से गलत है। इसलिए हर पेरे का जवाब देते हुए आपने उसकी तफसील लिखनी है जहाँ पे ज़रूरी हो। अगर कहीं किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र आया हुआ है तो उसकी बाबत भी आप लिखें कि उस डॉक्यूमेंट की हकीकत क्या है, क्या वो मुद्दई के हुकूक के मुताबिक है या उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या आपके हक़ में उसको उसके जो है वो कंटेंट्स हैं, ये सारी तफसीलात आपने लिखनी है अपने जवाब में। अगर आप कोई चीज़ छोड़ देंगे तो बाद में आप शहादत भी देंगे, आपको उसका फ़ायदा उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी शहादत अपनी प्लीडिंग से बाहर जाके नहीं दे सकता, कोई नई बात अपनी शहादत में जाके नहीं कर सकता। लिहाजा जवाब दावा जब भी आप दायर करें ये बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है, बड़ा हसास मामला होता है। सोच समझ के कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए, केस के फैक्ट्स को समझते हुए आप जवाब दावा अपना तहरीर करें। कोई डॉक्यूमेंट आपकी दस्तरस में है जो आप पेश करना चाहते हैं वो साथ पेश करें। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहे हैं तो फिर आप जो फ़हरिस्त इन्हिसार होती है उसमें लिस्ट ऑफ रिलायंस में उस चीज़ को मेंशन करें, उस डॉक्यूमेंट का जिक्र करें, ताकि कल कलां जब आगे जाके आप शहादत पेश करें तो आपके लिए आसानी हो, आपके लिए कोई मसला ना हो। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जवाब दावे के हवाले से बात की कि जवाब दावा है क्या और जवाब दावा किस तरीके से लिखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वक्त की कमी है, ज़्यादा तफसीलात में जाया नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई आपके लिए मुफीद होंगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।